नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। क्राइम पेट्रोल के इस अध्याय में हम आपको ऐसे केसेस दिखाएंगे जो महीनों हमारी चर्चा का विषय बने रहे। जन्म देने वाला शिशु जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा पीड़ा भोगता है। पीड़ा जब जिंदगी देती है तो दर्द भी जश्न बन जाता है, लेकिन जो पीड़ा अपराध और अपराधी को जन्म देती है वो सिर्फ विनाश करती है। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी, यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच। जी सर, बोलिए। कमरा नंबर 201 किधर है? 201 तो सेकंड फ्लोर पे है सर, लेकिन छोड़ो, मास्टर की दो, पुलिस रेड है। बोला ना, पुलिस रेड है। सॉरी सर। हियर। शांति बढ़ा के रख। जी सर। बैठ जाइए आप लोग, डरने की कोई बात नहीं है। रे कितना टाइम लगाएगी डॉली? 500 किलोमीटर और आगे जाना है। बर्थडे है तुम्हारा, ढंग से तैयार भी नहीं होने दोगे क्या? सुबह से जाने की जल्दी मचा रखी है। अरे मन ने अपना बर्थडे होटल में ना बनाना, और तू यहाँ जल्दी निकल रही कौन है? क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है? रे सरप्राइज क्वीन, बता भी दे क्या गिफ्ट देने वाली है। अगर गिफ्ट मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा? सब्र रखो। ऑपरेशन विनाश गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा मिशन जिसमें उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच द्वारा पुणे में किया गया एक एनकाउंटर मीडिया की सनसनी बन गया। पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस और अपराधी का ऐसा आमना सामना जिसमें अपराधी को जिंदा पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जब अपराधी बेकाबू होकर पुलिस पर हमला बोल देता है तो जवाबी फायरिंग में अक्सर अपराधी पुलिस की गोलियों से मारा जाता है। 12 मार्च 2017 को पुणे के एक होटल में किया गया यूपी क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर माना जाने लगा। यहां तक कहा गया कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सुपारी लेकर एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई थी? और उस होटल के रूम नंबर 201 में मौजूद वो लड़का लड़की कौन थे? क्या वो ऑपरेशन विनाश के खलनायक थे या फिर पीड़ित? प्रणाम मां साहब। अरे ठीक है। यो बता कि तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए अब? जी मार साहब। पर एक बात ध्यान रखना कि इस बार 70% से कम नहीं आने चाहिए तेरे। मां साहब 80% से कम आ गए ना तो आपका जूता और मेरा सर। अच्छा यो बता, तेरी माँ की तबीयत तो ठीक है? भाई आ गया? हो तो आज गए कौन नहीं। अच्छा लइया को भाई दफ्तर कर लिया है? आ गया तू? हाँ। ए सुलोचना, थोड़ी सी चाय बना ले, संतोष भी आ गया। अले माँ, तेरी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले आया। ये ले, सुबह शाम हफ्ता भर खाइयो। हफ्ता भर में दंगल लड़ने लग जाएगी तू। जीते जी जवान बिट्टू को ना बचा पाए, इब के दंगल लड़ूंगी। माँ क्या बात करे तू भी? राक्षस की करनी का दोष तो राम जी को क्यों दे गए? देख नवीन भैया तो अब आ ना सके, पर हम सब तो है ना तेरे साथ। चल तेरा सास बहू वाला सीरियल देखेंगे। पापा नहीं आए अभी तक? भाई तू तो जाने पुलिस की नौकरी ने, उनका जाने का टाइम है, वैसे आने का नहीं। अरे आगे लगता है। ला ला मुझे मने दे दो। आ गए पापा? कहाँ आगे बेटा, फिर जाना वापिस। अच्छा और तबीयत कैसी है? पापा ने दे दे। तबीयत तो ठीक है।
हेलो इब, अरे नहीं रे, बहुत लेट हो गया। रख के बात होगी बेटा। अच्छा मैं कॉल करूँ। पापा वो नोट लेने जाना है एक दोस्त से, कल वो बाहर चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, चढ़ा जा, पर टाइम से आ जाइए। हाँ पापा, मैं अबे आया बस। भाई बेराना क्या हो रहा है आजकल? कोई लड़की दिखाई ना दे रही यार। ट्यूशन क्लास में बेचारे के सारे लोंडे भरे पड़े हैं। भाई वह न्यूज वाली सच बोल रहे। इंडिया में छोरों के अनुपात में छोरियां थोड़ी कम है, नहीं? क्या बसंड मचा रखी है यार। मैंने की लड़की देखने के लिए बुलाया था, पापा से झूठ बोल के आया मैं। अरे तो तू वकील बनकर कौन सी सच बोल लेगा भाई। चल चल आजा, प्रैक्टिस कर ले। यार तो यार रोज का यही चक्कर। ए छोरे, ये कागज ले और साइन करा के लेके अपने पुलिस बाप से बोल दियो कि ताऊ ने भेजा है। नाम ले लियो, मारा लोकेंदर, जानता है ना? ले पढ़। के देख रहा है? पता नहीं कि तने तेरे बाप ने तेरे भाई को ही बड़ा दूध घी पिलाया था, पर ऐसा गायब किया कि कोई साबित नहीं कर पाया। ये कागज साइन करा के आ अपने बाप से, वरना जानता है ना तने भी भट्टी में झोंक देंगे। मार मार मार, भुंड बना दे कमीड को। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? मेरा बच्चा कैसा है? देखिए बॉडी में 37 जगह चाकू गोदा गया है। आई होप वो अच्छा हो जाए। क्या मुझसे बात कर सकते हैं? सॉरी सर, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। एक्सक्यूज मी। मैंने कही थी ना यो शहर छोड़ दो, पर तुमने हमारी एक ना सुनी। नवीन को मार डाला। अरे संतोष, हे भगवान, हमारे बच्चे को बचा ले। सर जी, ये लोकेंद्र ने हमारी हाईवे वाली जमीन के चक्कर में नवीन को जिंदा जला दिया था, और अब संतोष को। सर जी इस बार ऐसी चार्जशीट तैयार करो वो बाहर ना आ सके। अटैक करते ही अंडरग्राउंड हो गया वो। तुम टेंशन मत लो, उसको तो हम उठा लेंगे। तुम संतोष का ख्याल रखो। आखिरकार संतोष को होश आया और उसने भी लोकेंद्र सिंह के खिलाफ बयान दिया, लेकिन वो अब तक फरार था और 2 महीने की देखरेख के बाद संतोष ने रिकवर कर लिया। लेकिन संतोष का परिवार अब भी दहशत में था। दरवाजा क्यों खोल रखा? बंद कर क्या? ये पर्दे भी खोल के रखे से इसने। माँ रो रो के कुड़ती रहे, पापा सोच सोच के घुटते रहे कि पुलिस वाला होके भी अपनी औलाद को इंसाफ न दिला पाया। सब डरे हुए हैं घर में, बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ आज। थोड़े दिन तो आड़े ते दूर चला जा, वरना वो लोकेंद्र तेरा जीना आराम कर दे। अरे भागने से ये समस्या का हल नहीं होने वाला। लोकेंद्र जैसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया। तो फिर क्या करेगा तू? जान से मार दूंगा साढ़े ने। बावड़ा हो गया कि तू लोकेंद्र सिंह है वो। हर शेर का ना 1.25 शेर हो गए। संतोष सोलंकी पर हुए जानलेवा हमले के बाद से लोकेंद्र सिंह अंडरग्राउंड था। एक तरफ गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में जुटी थी और वहीं उसके हमले का शिकार संतोष सोलंकी भी उसे ढूंढ रहा था। पर उसकी ये तलाश उस फैसले में बदल पाएगी। बोला था मैं कल मैं चलाऊंगा, और वो गाड़ी चढ़ा देता। कहां भाग रहे हैं? लॉयर बनने का सपना देखने वाले संतोष ने लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर लोकेंद्र सिंह को वो अंजाम दिया जो उसकी नजर में प्रतिशोध था, लेकिन कानून की नजर में वो अपराध है। माना कि लोकेंद्र सिंह ने संतोष के बड़े भाई की हत्या
संतोष पर जानलेवा हमला और न जाने कितने ही अपराध किए, लेकिन कीचड़ में फेंका गया पत्थर हमें ही गंदा करता है और ये गंदगी संतोष का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। लोकेंद्र सिंह की हत्या के विटनेसेस में से जो लोग संतोष की पीड़ा से वाकिफ थे, उन्होंने पुलिस के सामने जबान तक नहीं खोली और बाकी उसके डर से खामोश रह गए। लेकिन इसी तरह की खामोशी ने लोकेंद्र सिंह को न जाने कितने ही पीड़ितों का अपराधी बना दिया था। अगर तब आवाज उठती तो शायद आज संतोष से वो अपराध ना होता और ना ही अब ये चुप्पी संतोष को विनाश की राह पर ले जाने से रोक पाई। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम राम ताऊ। राम 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 राम। क्यों रे छोरे, गाड़े आ झंडे। हाँ ताऊ, उस शेर का पाव शेर भी ना बचाइब। हर शेर का ना सवा शेर हो गए। वो लोकेंद्र पाव शेरी था मेरे लिए, पर जब तो उसका ठिकाना पूछना है ना, छोरे दिल से आ गया तेरे पे। अब बता आगे की क्या सोची है? ताऊ आगे एक काम कर, मेरे साथ हो ले, कोई तेरी पूंछ भी नहीं पाड़ पाएगा। अखिलेश सिंह मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक के इलाकों का एक नामी गैंगस्टर था, पर जुर्म की दुनिया में कोई अकेला शेर नहीं होता। हर शेर का एक सवा शेर होता है और अखिलेश सिंह का सवा शेर था रविंद्र सिंह जाट, जो कि एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन था, लेकिन धंधे उसके भी गलत थे। रविंद्र भाई साहब, इस अखिलेश सिंह का गड़ा फोड़ना ही पड़ेगा, वरना ही पानी छिलक रहा है। इस रविंद्र के कुएं सुखाने हमने। बड़ा नेता बनने की सोच रहा है, उसकी नाक में नकेल डाल के जूते चटवाने मैंने उससे। अरे अपने पास पटाखों की कमी है के जो सलाह लेने लग रहा है? देख, मने करनी है नेतागिरी, तू दिवाली खेल। अखिलेश सिंह और रविंद्र सिंह जाट की दुश्मनी की वजह से शहर में आए दिन गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही थीं। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे और इसी दौरान यूपी क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई और उसकी अगुवाई में अपराधियों की नकेल कसने का ऑपरेशन चलाया गया। और जेल से छूटने के बाद संतोष सिंह सोलंकी ने एक नया इतिहास लिखने की सोची। ताऊ कह रहा था कोई हमारा बाल भी ना पाड़ पावेगा, पर क्या कर लिया उसने? हाँ भाई, बाहर आते ही कुत्तों की तरह हुक्म झाड़े हम पे। जुर्म की दुनिया में ना अपना बाप खुद बनना पड़ता है, और अब कुत्ते नहीं बाप बनेंगे। बाप। रविंद्र सिंह जाट कल एक लैंड डील के लिए बागपत जा रहा है। हम अखिलेश को रविंद्र की टिप देंगे। कहाँ पे? अखिलेश रविंद्र को मारने का मौका छोड़ेगा नहीं, और हम अखिलेश को रण में अकेला छोड़ के भाग जाएंगे। क्या क्या संतोष ने? गलत इरादों ने संतोष सिंह सोलंकी को सोलंकी गैंग का सरगना बना दिया। उसने जुर्म की दुनिया में ऐसा पांव फैलाया कि वो कई अवैध धंधों का मालिक बन गया और पुलिस के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। मैं इसी होटल में जॉब करती हूँ। अच्छा, तो होटल मैनेजमेंट किया था आपने? नहीं, एक्चुअली मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग करनी है। और वैसे राजेश बता रहा था कि आपकी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जान पहचान है। मुंबई? हाँ, थोड़ी बहुत। वैसे आप मेरी हेल्प करेंगे ना? प्लीज़। जी आप फिक्र मत करो, आपको जो हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे।
डॉली और संतोष की मुलाकातों का यह सिलसिला एक गैंगस्टर और एक सामान्य लड़की की प्रेम कहानी की दास्तान लिख रहा था, जिसका खामियाजा वो दोनों भुगतने वाले थे। डॉली, आज के बाद तो उस गुंडे के साथ कभी दिखाई नहीं देगी। देखिए पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई है और मैं उससे मिलना छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन बेटा मेरी बात सही तो कह रही है वो। मेरी बेटी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, समझे तुम? पर तुझे पता भी है कि इस गुंडे के साथ घूमने लगी आजकल ये। अरे उसकी मुंबई में बहुत जान पहचान है, मदद कर रहा है इसकी, तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तेरे सपने भी सॉलिड हैं और इरादा भी। मैं अपना सपना भले ना पूरा कर पाया, पर तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारा कौन सा सपना है जो तुम पूरा नहीं कर पाए? अरे लॉयर बनना चाहता था मैं, पर वो कहते हैं ना, किस्मत में हो लुल्लू तो क्या करेगा गुल्लू। क्या? तुम्हारे पे हंस रही है? नहीं नहीं नहीं, तुम पर नहीं, तुम्हारी बातों पर हंस रही हूँ। तुम बहुत क्यूट बोलते हो। वैसे क्यूटी पाई, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, गोवा चले? गोवा छोरिया के गेल, वाह भाई मौज हो रही से। अरे तुमने मौज करने की मनाही थोड़ी है, तुम भी चल लो। पर भाई तेरे पास तो छोरी है, हमारे पास क्या है? अरे तू टेंशन क्यों ले रहा? इंडिया में छोरों के अनुपात छोरियां कम है, हम इंपोर्ट कर लेंगे। सब सामान रख लिया? हाँ सब रख लिया। हाँ, आराम से जाना, फोन करना। हाँ हाँ लगता है आगे। चलो 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 माँ, लेट हो रही है। हाँ ये लो। फोन करना जी। ये फॉरेनर्स कौन है? दोस्त हमारी, चाइल्डहुड फ्रेंड। चलो बैठो बैठो बैठो। जैन सर। कहाँ हो त्यागी? सर एक क्रिमिनल को लेकर के थाने जा रहा था। जैन सर। जय हिंद। इसे यहाँ क्यों लाए? बहुत चालाक है सर, 2 बार पहले भी भाग चुका है, इस बार कोई चांस नहीं देना। अब तुम संतोष सिंह सोलंकी को धरने के बारे में सोचो। इंफॉर्मेशन मिली है उसकी। क्या इंफॉर्मेशन है सर? जाओ बताता। चल रही से कहाँ से उठाया रे? चल चल। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी, यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच। ये देखिए सर। लूट, किडनैपिंग और मर्डर के 40 सादा केसेस है इस पे। हम तो इसे अरेस्ट करने आए थे, लेकिन ये उल्टा हम पर गोली चलाने लगा, इसलिए इनकाउंटर करना पड़ा। अगर आपके पास इसके यहाँ छिपे होने की टिप थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर आपको साथ लेने का वक्त नहीं था, जब तक आपको पूरा मामला समझाते ये गोली हो लेता। सर, होटल के स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की और 2 कपल भी आए थे। वो 2 लड़के इसके राइट हैंड हैं, दलबीर और राजेश। ऑपरेशन के वक्त शायद होटल के बाहर रहे होंगे, इसलिए भाग गए होंगे। अब वो 3 लड़कियाँ, उनका संतोष सोलंकी केस से कोई सीधा लेना देना नहीं है। जो 2 अंग्रेज़न है वो अपने आप को प्रोस्टिट्यूट बता रही है, और हाँ एक इंडियन है जो वो संतोष सोलंकी को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है। आइए।
मैं नहीं जानती थी कि वो गैंगस्टर था। मैं तो उससे He cheated with my feelings। तो जब ये एनकाउंटर हुआ तुम कहाँ थी? मैं वॉशरूम में थी। बहुत जोर से शोर हुआ तो उसी आवाज से मैं बाहर आई। आपके प्रदेश में घुस आया था। अब आप साफ करें या हम? गन तो साफ करनी थी। अब इजाजत दीजिए। संतोष सोलंकी का एनकाउंटर इस प्रदेश के सभी असामाजिक तत्वों के लिए एक चेतावनी है कि प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को असंतुलित करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की टीम के इसी साहसिक कार्य के लिए यूपी पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। थैंक यू। देखिए, हमारा मकसद अपराध को खत्म करना है, लेकिन जब कभी अपराधी बेकाबू हो जाते हैं तो हमें उन्हें भी खत्म करना पड़ता है। मैं मीडिया के माध्यम से संतोष के साथी दलबीर और राजेश से ये अपील करता हूँ कि खुद को सरेंडर करके न्यायालय के सामने अपने आप को सरेंडर करने में हमारी मदद करें। त्यागी जी, पुलिस विभाग ने ये घोषणा की थी कि संतोष सोलंकी की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। जी। तो आपको उसके पुणे में छुपे होने की सूचना किसने दी? देखिए, ये सूचना हमें हमारे रिसोर्स से मिली थी, लेकिन हम मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सॉरी सर, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए ना, आपने ये सब कैसे किया? सर, इस केस में जो गाजियाबाद पुलिस ने जिस क्रिमिनल का एनकाउंटर किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई? सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन लगेंगे। और संतोष की बॉडी को उसके घर वालों को सौंपने के लिए मैंने गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने इस केस की जो क्लोजर रिपोर्ट बनाई है वो मंगवाओ। ओके सर। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, लेकिन संतोष सिंह सोलंकी एक कुख्यात अपराधी बना। और संतोष सिंह सोलंकी के एनकाउंटर के बाद आइए उनके घर वालों का क्या कहना है जानते हैं। आप संतोष सिंह सोलंकी की मां हैं। हम जानते हैं आपको आपके बेटे का मरने का दुख है, लेकिन उसने जो अपराध किए हैं वो भटक गया था। उसने गुनाह किया था तो उसने पकड़ के अंदर डाल देते, पर उसने मारा क्यों? हमने सुना आपने संतोष की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, इसकी वजह क्या है? हमें ऐसा लगता है जी, पुलिस ने बैंक एनकाउंटर किया है। उन्होंने हत्या की है संतोष की। क्या आप सांत्वना बटोरने के लिए गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं? हमने पूना कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करवा दी है और जब तक उसके एनकाउंटर की सही से तहकीकात नहीं हो पाएगी हम संतोष की डेड बॉडी नहीं लेंगे। संतोष चाहे जिन भी परिस्थितियों वश अपराधी बना हो, लेकिन अपराधी ना तो दया का पात्र बन सकता है और ना ही सांत्वना का। लेकिन यह केस संतोष के गुनहगार या बेगुनाह होने का डिस्कशन नहीं था, बल्कि इन सवालों पर खड़ा था कि क्या संतोष को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की संभावना थी या फिर उसका एनकाउंटर एक साजिश थी। संतोष के परिवार के गंभीर आरोपों और मीडिया के दबाव ने इस केस का रुख बदल दिया और अदालत ने पुणे पुलिस को इस एनकाउंटर की जांच करने के आदेश दिए। लेकिन जिस पुलिस टीम को उनके राज्य में हीरो समझकर सम्मानित किया जा रहा हो, उनके खिलाफ जांच करना पुणे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बार ये जंग पुलिस और क्रिमिनल के बीच नहीं, बल्कि 2 राज्यों की पुलिस के बीच थी। कोर्ट का ऑर्डर है संतोष सोलंकी के एनकाउंटर की जांच करने का। आप लोगों को क्या लगता है, ये एनकाउंटर सही है या गलत? सर, अभी तो कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन उस गैंगस्टर के पास से जो पिस्टल बरामद हुई थी वो केरला के एक बिजनेसमैन की लाइसेंस पिस्टल थी जो 2 महीने पहले चोरी हो गई थी। हो सकता है वो पिस्टल संतोष ने या उसके किसी आदमी ने चोरी की हो। लेकिन सर, गाजियाबाद का नामी क्रिमिनल जो खुद इलीगल वेपन्स में डील करता था, उसका केरला से चोरी हुई पिस्टल से कनेक्शन कुछ बनता नहीं है। ठीक है, आप लोग सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए। सर, हो सकता है संतोष का केरला में कोई कनेक्शन हो, और वैसे भी वो एक नामी क्रिमिनल था, फिर उसके एनकाउंटर की जांच की क्या जरूरत? सावंत, हर क्रिमिनल को सरेंडर करने का हक होता है। अगर ये एनकाउंटर फेक था तो कानून की नज़र में यूपी पुलिस के वो ऑफिसर भी मुजरिम हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था। सबसे पहले एनकाउंटर वाले दिन का होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। राइट सर। सर, ये दोनों स्टेयर्स की तरफ आ गए, लेकिन वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है। जब ये कमरे से निकला इसके हाथ खाली हैं, तो वो केरला वाली पिस्टल जो क्राइम सीन से बरामद हुई थी वो कहाँ गई?
सर हो सकता है संतोष ने वो पिस्टल बाथरूम के अंदर रखी हो। चल मान भी लूँ कि उसने बाथरूम में पिस्टल छुपा के रखी थी, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन पुलिस पे गोली चलाने की थी तो भागते हुए कहीं भी उसने पिस्टल निकालने की कोशिश नहीं की। देखो कायतरी झोल आए है। सर अभी अगला स्टेप क्या लेना है? वो लड़की डॉली जो संतोष को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, वो गाजियाबाद से पुणे उसके साथ आई थी। दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। उससे पूछ के देखते हैं कि संतोष के पास उस दिन पिस्टल थी या नहीं। आजकल कहाँ ठहरी हुई है वो? हाँ सर, वो पिस्टल रखता था। अच्छा, तो उस दिन उसके पास गन थी? कह नहीं सकती सर, उसने तब तो पिस्टल फेंकी नहीं थी, लेकिन हो सकता है बाद में उसने फेंक दी हो। तो जब पुलिस एनकाउंटर करने के लिए तुम दोनों के कमरे में आई, तुम कहाँ थे? सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बाथरूम में नहा रही थी। लेकिन इतना तो पता चला होगा कि बाहर पुलिस आई है। तो जब पुलिस आई तो संतोष और पुलिस के बीच में क्या बातें हो रही थी? सर मैंने कुछ नहीं सुना था। मैंने आपसे कहा मैं नहा रही थी, तो इसीलिए पानी की आवाज़ में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। पहले तुमने कहा था कि तुम्हें इस बात का नहीं पता था कि संतोष एक गैंगस्टर है, लेकिन वो अपने पास पिस्टल रखता था। सर, उसने मुझसे कहा था कि उस पिस्टल का उसके पास लाइसेंस है, और वो अपने काम के बारे में मुझसे कभी डिस्कस नहीं करता था। इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि उसका नाम संतोष था। हाय, मेरा नाम डॉली है। हेलो राजन, नाइस टू मीट यू। मैं तो यही मान रही थी कि उसका नाम राजन था, और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे सर सुना है पुणे पुलिस हमसे पूछताछ करने आ रही है। सर ये क्या बात हुई? हमने एक क्रिमिनल का इनकाउंटर किया है और ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम खुद क्रिमिनल हो। सिंह साहब बीपी हाई ना करो। यूपी पुलिस ने जो हमें सम्मान और इनाम दिया है वो पुणे पुलिस की पूछताछ से वापस नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर होने के नाते कोर्ट का सम्मान करना भी आपका और हमारा फर्ज है। हमें कोर्ट ने आदेश दिया है संतोष सोलंकी केस को इन्वेस्टिगेट करने का। आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे। दीक्षित साहब, हम भी अपनी वर्दी के लाल हैं। अगर कोर्ट ने आपको परमिशन दी है अपनी लाल करने की, पूछे क्या पूछना। ऐसा क्या हुआ था कि संतोष सोलंकी को अरेस्ट करने के बजाय आपको गोली चलानी पड़ी? गोली पहले उसने चलाई। त्यागी जी, उसके पास पिस्टल थी ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली जिस जगह उसे गोली मारी गई वहां सीसीटीवी नहीं था। सीसीटीवी नहीं था तो हम झूठे हो गए। वो पिस्टल संतोष सोलंकी की ही, ये थी उस एनकाउंटर की पूरी असलियत। आप जितनी भी इंक्वायरी कर ले, ये असलियत नहीं बदलेगी। तो उसके पास पिस्टल थी? हाँ थी। केरला की पिस्टल थी वो? जी। आप तो संतोष सोलंकी का पूरा इतिहास जानते हैं। जी। तो संतोष सोलंकी का केरला से क्या कनेक्शन था? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उससे केरला से क्या संबंध था, लेकिन वो पिस्टल उसके पास थी। संतोष सोलंकी पुणे के एक होटल में छिपा हुआ था, ये टिप आपको किसने दी? मैं उसका नाम नहीं बता सकता, सॉरी। वजह? दीक्षित साहब, संतोष सोलंकी अपराधी नहीं, एक गैंग है। मैं अपने इन्फॉर्मर का नाम बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे सीनियर क्रिमिनल के पीछे भागे तो तुम लोग कमरे में क्यों रुक गए? सर, बाथरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद था और हम उन्हें कवर कर रहे थे। हमने लगा भीतर कोई क्रिमिनल होगा, लेकिन अंदर डॉली थी। अच्छा, अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी, टैप या शार की? नहीं जी, अंदर से तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सर डॉली ने बोला कि उसने कमरे से कोई आवाज़ नहीं सुनी। पर सावन, डॉली झूठ क्यों बोलेगी? और अगर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ बोलने का मकसद? सर दोनों तरफ के बयानों में अंतर तो है। और एक बात सर, त्यागी ने हमें यह नहीं बताया कि उसे संतोष के उस होटल में छिपे रहने की टिप कहां से मिली। सर कहीं ये टिप डॉली ने तो नहीं दी? लेकिन डॉली टिप क्यों देगी? संतोष के दोनों राइट हैंड दलबीर और राजेश जो उसके साथ होटल में आए थे, हो सकता है उन्होंने संतोष का धंधा अपने कब्जे में करने के मकसद से ये टिप त्यागी को दी हो। पॉसिबल है सर, एक अपराधी अपराधी का दुश्मन हो सकता है। डॉली को इन्वेस्टिगेट करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि अगर वो एनकाउंटर फेक था तो त्यागी और उसकी टीम को किससे क्या फायदा हुआ होगा, और ये भी पता लगाओ कि दलबीर और राजेश कहाँ छुप के बैठे हैं। ओके सर। अब इस एनकाउंटर से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स
और संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के साथ साथ संतोष के राइट हैंड राजेश और दलबीर की भी तलाश की जाने लगी। और जल्द ही राजेश के मुंबई में छिपे होने की एक सूचना मिली और राजेश को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मैं तो संतोष के लिए अपनी जान भी दे सकता था, मैंने कोई टिप ना दी। दलबीर कहाँ है वो बता। वो जिस दिन संतोष का एनकाउंटर हुआ ना, हम अलग अलग हो गए। हमको लगा साथ में रहेंगे तो फंस जाएंगे और थोड़ा उलिया भी बदल लिया, लेकिन जैसा आप सोच रहे ना ऐसा कुछ नहीं है। न मैं संतोष को धोखा दे सकता था और न दलबीर। डॉली को संतोष के धंधे के बारे में पता था? नहीं जी साहब जी, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, 2-3 महीने पहले ही मिली थी उससे। वो डॉली को फिल्मों का शौक था, संतोष उसका शौक पूरा कर रहा था, उसके ऊपर पैसे भी लगाता था, उसके लिए फ्लैट भी खरीद रखा था साहब। संतोष ने डॉली को अपना नाम राजन बता रखा था? हाँ जी सर, लेकिन संतोष उससे प्यार करने लगा था, वो उससे शादी करना चाहता था। संतोष बुरे धंधे में एक अच्छा आदमी था साहब, औरतों की बहुत इज्जत करता था। उसने घनी छोरियों की शादी भी करवा रखी थी। चाहते तो उसको अरेस्ट कर लेते, लेकिन उसको जान से नहीं मारना चाहिए था साहब। सर, डॉली के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो पिछले 3 महीने से संतोष के टच में थी, और ये बात भी सही है कि संतोष ने डॉली के लिए एक फ्लैट भी खरीदा था। सर, संतोष से दोस्ती करके डॉली को फ़ायदा बहुत था, मुझे नहीं लगता कि उसने संतोष के लिए कोई टिप दी होगी। सर, एनकाउंटर वाले दिन इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ अपने माँ के ही टच में थी। हेलो सर, डॉली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसका घर भी बंद है। डॉली के अचानक गायब होने की असल वजह अभी तक साफ होनी बाकी थी, लेकिन वो कहां गायब थी ये पता करने के लिए पुणे पुलिस डॉली के माता पिता से पूछताछ करने गाजियाबाद पहुंची। नहीं सर, हमें नहीं पता कि डॉली कहाँ है। मैं तो उसको समझाते समझाते तंग आ गया था कि उस गुंडे से दूर रहा कर। आपने डॉली को बताया था कि संतोष सोलंकी जिसके साथ वो घूम रही थी वो इतना बड़ा अपराधी था? जिसके साथ वो घूम रही थी वो इतना बड़ा अपराधी था? नहीं साहब, इतना बड़ा अपराधी था ये तो नहीं पता था, पर हाँ गुंडा जरूर था ये पता था। आप डॉली के पापा की बात मत सुनिए सर, जलते हैं मेरी बेटी की खुशी से। लेकिन संतोष ने डॉली पे पैसा तो खूब उड़ाया, इसे ही खुशी मानती हैं आप? वैसे आपको पता भी था कि संतोष कौन था, क्या था? अरे वो कोई भी हो सर, इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? प्यार करने लगी थी उससे, उसके चक्कर में इतना बदनाम हो जाएगी वो जानती भी नहीं थी। उल्टा लोगों के तानों के डर से हमसे अलग रहने लगी वो। लेकिन अब गायब कहाँ हो गई? यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। सर, डॉली जब से गाजियाबाद से पुणे की तरफ ट्रेवल कर रही थी, वो लगातार एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना पेज भी अपडेट कर रही थी। ये देखिए सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से वो प्रकाश को अपनी लोकेशन का हिंट दे रही हो? अगर वो ऐसा कर रही थी तो मकसद क्या था? क्योंकि पैसा तो उसे संतोष से भी मिल रहा था। एक मिनट सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी का दूसरे नंबर का पता चला है जो कि वो इस्तेमाल किया करते थे। सर, प्रकाश त्यागी के एक दूसरे नंबर का पता चला है जो वो यूज किया करता था। सर, एनकाउंटर वाले दिन प्रकाश त्यागी का दूसरा नंबर मनीष सिंह जाट नाम के आदमी से लगातार टच में था। ये देखिए सर, मैंने इस मनीष सिंह जाट के बारे में पता किया तो पता चला कि संतोष और मनीष सिंह जाट की आपस में काफी ठसन थी। किस बात को लेके? मनीष सिंह जाट रविंदर सिंह जाट का छोटा भाई है। रविंदर और अखिलेश में दुश्मनी थी, हम अखिलेश के लिए काम करते थे। संतोष ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था और रविंदर सिंह के जेल जाते ही हमारा गैंग चल निकला। बस तब से रविंदर सिंह और मनीष ने दुश्मनी पाल ली थी संतोष से। सर, मैंने पता किया ये रविंद्र सिंह जाट जेल में होने के बावजूद जेल के अंदर से अपना धंधा चला रहा है। तो हो सकता है उस एनकाउंटर की साजिश रविंदर की हो और मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल। मनीष सिंह जाट से पूछताछ करते हैं। क्या मनीष सिंह जाट ने इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी को संतोष का फेक एनकाउंटर करने की सुपारी दी होगी? पकड़ो इसे। तुम लोग इधर आओ, पकड़ो इन्हें। हमें कहाँ लेके जा रहे हो? लेके चलो इसे। इनको भी लेके आओ।
भगवान माफ ना करेगा तुझे, देख लीजिए। सर मैंने मनीष सिंह जाट के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए। एनकाउंटर वाले दिन वो लगातार डॉली की मां मोनिका सक्सेना के टच में था। डॉली की मां के टच में था? यस सर। सर पूरा घर सर्च करो अच्छे से। क्या हुआ सर? आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास। अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हैं आप लोग? वहां कुछ नहीं है। संतोष के एनकाउंटर वाले दिन तुम पूरा दिन मनीष सिंह जाट से फोन के टच में थी। क्या बातें हो रही थी उससे? बोलो। तुम्हारे घर में इतना कैश पड़ा हुआ था और तुम्हें मालूम तक नहीं? मुझे नहीं पता कि घर में इतना पैसा कहाँ से आया। डॉली कहाँ है? सर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, पर हाँ उसकी माँ ज़रूर जानती होगी कि वो कहाँ है। सर मैं सच में नहीं जानती कि डॉली कहाँ है। लेकिन तुम्हें वो पैसा मनीष सिंह जाट ने दिया था, राइट? बोलो। माना मत, बताती हूँ। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है त्यागी। डॉली की माँ ने सब कुछ बता दिया है। मनीष सिंह जाट ने डॉली की माँ को पैसों का लालच देकर डॉली को संतोष का मुखबिर बनवाया था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती, पर रविंद्र ने और मनीष ने एसीपी रवीश यादव को 5 करोड़ रुपए देकर इस प्लान में शामिल किया था। और मनीष जाट के कहने पर ही एसीपी ने प्रकाश त्यागी से ये एनकाउंटर करवाया था। एनकाउंटर वाले दिन डॉली अपनी माँ को संतोष की लोकेशन की अपडेट्स भेज रही थी और डॉली की माँ मनीष सिंह जाट को, और मनीष सिंह जाट तुम्हें। एनकाउंटर वाले दिन जब डॉली ने अपने बाथरूम में होने की कंफर्मेशन भेजी, उसके बाद तुम लोगों ने उस होटल पर रेड किया। त्यागी तुम चाहते तो संतोष को अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर संतोष को वहां से भागने का मौका दिया। संतोष के पास पिस्टल थी ही नहीं, क्योंकि डॉली के कहने पर वो पिस्टल पहले ही पहन चुका था। वो पिस्टल तुमने ही क्राइम सीन पे प्लांट की थी। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। तुमने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये लिखा था कि संतोष ने तुम पर और तुम्हारी टीम के एक कांस्टेबल पर गोली चलाई थी। लेकिन जब हमने हॉस्पिटल से पता किया तो तुम अपने उस कांस्टेबल के साथ वहां अपना इलाज करवाने रात 9 बजे गए थे, जबकि एनकाउंटर हुआ था सुबह 11 बजे। असलियत यह है त्यागी कि तुमने अपने आप को और अपने कांस्टेबल को खुद गोली मारी थी। तो प्रकाश त्यागी, यही है ना उस फेक एनकाउंटर की असलियत। अब सिर्फ इतना बताओ कि वो फेक एनकाउंटर करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था? ये कोई फेक एनकाउंटर नहीं था। एक पुलिस वाले का फर्ज निभाया मैंने। संतोष सोलंकी हमारे प्रदेश का गंध था, उसको मारकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छाई का चोला पहन के बुराई करने से गलत काम को सही नहीं ठहरा सकते। संतोष सोलंकी को सजा देना कोर्ट का काम था, तुम्हारा नहीं। और तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया, तुमने अपराध किया है। पुणे पुलिस की थ्योरी फिलहाल इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और उसकी टीम के कबूलनामे का बयान नहीं बन पाई थी, और डॉली के पिता की एक इंफॉर्मेशन पर डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉली ने पुलिस हिरासत में अपने आप को बेगुनाह बताकर इस केस में अपनी मां को ही दोषी ठहराया। पुणे पुलिस की थ्योरी और डॉली सक्सेना की मां मोनिका सक्सेना के बयान के मुताबिक रविंद्र सिंह जाट इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, और उसका भाई मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है। लेकिन उसकी हत्या किसने की है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस के एसीपी रवीश यादव की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत मिल पाए हैं। लेकिन संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली सक्सेना, उसकी मां मोनिका सक्सेना, सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और एनकाउंटर में उसके सहयोगियों के खिलाफ पुणे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। लेकिन कोर्ट में यह केस अब तक किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाया है। संतोष का एनकाउंटर एक साजिश थी या फिर पुलिस का फर्ज? ये सवाल अब भी अपना जवाब तलाश रहा है।
लेकिन संतोष की मौत एक खौफनाक अपराधी का अंत तो बन गया, लेकिन अपराध का अंत नहीं बन पाया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। Hi, what's up? How's everyone doing? Shivam here. So welcome. Welcome to my life. No, death. Welcome to my death. So आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्लीज़ उसको प्रेस करना मत भूलना। सो here we go। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के टॉप हेडलाइन सप्ताह में आप सबका स्वागत है। मौत कभी भी स्टाइलिश या रोमांचक नहीं हो सकती है, बल्कि ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। इंटरनेट पर अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर इसे करोड़ों लोगों ने देखा और साथ में आए सैकड़ों करोड़ों कमेंट्स और न जाने कितने ही सवाल। इस वीडियो ने एकाएक पूरे देश को चौंका दिया। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें शिवम के प्रति सहानुभूति हुई। लगभग सभी ने इस वीडियो को घृणा के योग्य माना, निंदनीय समझा। कुछ लोगों ने कहा कि यह शायद शिवम ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है, और कुछ लोगों ने उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चेहरे पर बिना एक शिकन के पूरे होशो हवास में शिवम ने मौत को गले लगा लिया? आखिर क्या थी कहानी शिवम के इस वीडियो के पीछे, उसकी आत्महत्या के पीछे? इन सवालों के जवाब हम देंगे आपको आज के इस एपिसोड में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड को देखकर खुदकुशी की गलत राह पर चलने वाले व्यक्ति अपना मन बदलेंगे और उम्मीद और आशा का दामन थामेंगे। और साथ ही हम ये प्रण लें कि जीवन से निराश व्यक्तियों की हम सहायता करेंगे, उन्हें समझाएंगे और उन्हें जीने की एक नई राह दिखाएंगे। Hi, what's up? How's everyone doing? Shivam here. So welcome. Welcome to my life. No, death. Welcome to my death. So आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्लीज़ उसको प्रेस करना मत भूलना। सो here we go। 5 steps to committing suicide। Just 5 steps, okay? So yeah, so the first step, the main step is कि किसी भी शहर में हो तो उस शहर का सबसे कूल, सबसे स्टाइलिश होटल, वहाँ जाकर चेक इन करो और सबसे होटल के सबसे महंगे स्वीट में जाओ। ऑटो भैया। अरे यार सोने दो भाई, इमरजेंसी है यार, चलो ना। अरे यार तुमसे बोले ना भाई, कहीं नहीं जाएंगे, सोने दो। भैया डबल ले लो यार, पूरा ले लो, इमरजेंसी।
Welcome to Hotel Royal, sir. How can I help you? I need room for a day. Presidential suite if you have one. Sure, sir. Let me check. So actually, ITS is available, but it's 40,000 per night. No problem. Just wait. बस थोड़ा जल्दी कीजिए. Sure, sir. Sir, I'll need your ID also. ID. Sure. Thank you. Take Xerox copy line, please. I need your signature with. Here only? This side? Yeah. Thank you. ID card, sir. Key to your room. Welcome to Royal Hotel. Hope your stay with us is memorable. And if you need anything, please call us. Yeah, sure. Excuse me. Actually, मैं अपने चेकआउट टाइम से थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए. I just want to request for a late checkout. Sure, sir. I'll just find out what can I do for you. आपका कोई लगेज है? No, nothing. सर को रूम नंबर 1010 में प्लीज एस्कॉर्ट कीजिए. No, it's cool. I'll manage. Thank you. Okay. So I'll show you suicide करने का step number 2. Come with me. Where is my bottle? Yeah, here is my bottle. हेलो. हाय चिंतन. हाँ बोल. अरे पार्टी का क्या सीन है आज? अबे साले पागल है क्या? टाइम दिख रहा है क्या हो रहा है? हाय तन्मय. अरे आजा यार पार्टी में, मज़ा करेंगे यार. 40,000 का रूम बुक किया तेरे भाई ने. चला जा पार्टी में. भाड़ में जाए सब. आज की रात अकेला तो नहीं रहूंगा मैं. हेलो. क्षितिज माथुर, रूम नंबर 1010. हाय. हाय. कम.
क्या यह घटना किसी भी तरह से टाली जा सकती थी? शायद हाँ। क्या होता अगर शिवम के बुलाने पर उसका सिर्फ एक दोस्त वहां पर पहुंच जाता? शायद शिवम अपना आत्महत्या का इरादा बदल देता। क्या आज उनमें से हर एक युवक कहीं ना कहीं अपने आप को शिवम की मृत्यु के लिए दोष देता होगा? सच तो यह है कि उस मोड़ पर शिवम के इरादों का अंदाजा किसी को भी नहीं था, इसलिए ऐसी सूरत में उनका अपने आप को दोषी मानना उचित नहीं है। मृत्यु अपने आप में एक तन्हा अनुभव है, लेकिन एक बात तय है कि शिवम उस वक्त बहुत रेस्टलेस था, बेचैन था। उसके मन में हजारों भावनाएं और विचार उत्पन्न हो रहे थे, और यकीन मानिए शिवम के लाख जताने के बावजूद ऐसी मौत में ना तो कोई रोमांच है, ना ठाट बाट है, और ना ही कोई आकर्षण। So, स्टेप नंबर 3, मन में जो भी है किसी को कुछ भी कहना है बस लिख दो, नोट्स लिखो और बोल दो। डियर मम्मा पापा, बहुत मिस करता हूँ सब कुछ, घर, आप सब। जिस तरह मम्मा ख्याल रखती थी, जिस तरह मम्मा डांटती थी, संदीप का हर बार कंप्लेन करना। आपने प्रॉमिस किया था भैया कि हेल्प कर देंगे, अब कैसे करूंगा होमवर्क? पर ये काम तो खत्म होने दे, फिर मैं करता हूँ तेरी हेल्प। पापा, हो गया, ये सब ना टोटली मिस्टेक थी। मुझे पता था ये सब गड़बड़ी उस अकाउंटेंट ने की थी। खैर वो सब छोड़, ये देख। व्हाट? दिल्ली कॉलेज मेरा एडमिशन हो गया पापा। यस, मेरा एडमिशन हो गया। थैंक यू पापा। कांग्रेचुलेशन। देख शिवम, तू अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम मुझे फोन कर। खाने में बिल्कुल लापरवाही नहीं। तू पढ़ाई करता है ना तो सब कुछ भूल जाता है। और बेटा ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, टाइम बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके मम्मा, मैं आपको टाइम पे कॉल करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा और बाहर भी नहीं जाऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ओके पापा, बाय बाय। कम से कम स्टेशन तो उसी ने कहा ना यहीं से ठीक है। बड़ा हो रहा है वो, और फिर तुम स्टेशन जाओगी तो और इमोशनल हो जाओगी। बाय मम्मा, बाय पापा, बाय। बाय भैया। घर से, अपने शहर से पहली बार मैं इतना दूर आया था। लाइफ कैसी होगी, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं था। बट एक एक्साइटमेंट होती है, वो भी थी। जो भी हो, लाइफ बिल्कुल बदलने वाली थी और मैं रेडी था इस नए एक्सपीरियंस को फेस करने के लिए। अपने पेरेंट्स, फैमिली से दूर, ऐसा लगता है जैसे कि पूरा सपोर्ट सिस्टम में चला गया हो। हाँ, पर एक फ्रीडम भी मिलती है। इतनी फ्रीडम लाइफ में पहले कभी महसूस नहीं की थी। नई लाइफ में नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, जो अगले 3 सालों के लिए मेरी फैमिली बन जाएंगे। पूरी लाइफ प्लान कर रखी थी। तब जानता नहीं था कि इस स्टोरी को बीच में फुल स्टॉप लग जाएगा। मुझसे कभी कोई गलती होगी, ये थॉट भी कभी नहीं आया मेरे दिमाग में। या तो ये मेरा बचपना था या मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। सच तो ये है कि लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही रेडी होना इट्स इम्पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं कि घर से दूर रहने वाले हर इंसान के साथ वो होता है जो मेरे साथ हुआ। हाय, 7th फ्लोर, रूम नंबर 4। हाय, आई एम तन्मय। आई एम शिवम, आई एम फ्रॉम कानपुर। ओके, सो कम इन। ये तेरा बेड है और ये तेरा स्टडी टेबल।
शुरुआत में अकेलापन बहुत महसूस हुआ। ऐसा लगता था सब एक तरफ है और मैं अलग। मैं हिस्सा बनना चाहता था उस नई दुनिया का, जहाँ सब मुझे लाइक करे, एक्सेप्ट करे। कोशिश तो ये थी कि मुझे लोग कूल समझे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, मुझे अपने साथ पार्टीज में, मूवीज पर सब जगह इनवाइट करे, मेरी कंपनी एंजॉय करे। स्टार बनना चाहता था मैं। 8,000 रुपए? क्या 8,000 रुपए? कुछ नहीं, शिवम ने निकाले हैं। अरे इतने पैसे क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे हुआ होगा कुछ, छोड़ो ना। हाँ पापा, मैं मामा बोल रही हूँ। इतने पैसे क्यों? एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, तो उसी के लिए पैसे चाहिए थे मामा। अरे एक्स्ट्रा क्लासेस? मुझे फोन दो तुम। अरे मुझे दो ना फोन। हाँ बेटा, तेरी मम्मी एक्सपर्ट हैं टेंशन लेने में। और सुन, पैसे की अगर प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, मैं मैनेज करूंगा। पापा वो मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक, बाय। हेलो भाई, प्लीज़ पैसों का कुछ जुगाड़ हुआ? तुमने कहा था कि जैसे मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा तुम दोगे यार। प्लीज़ भाई, जो भी है जल्दी करवा दो बस। हाँ प्लीज़। हाँ मैं बस आया। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो दुनिया से अलग अकेले रह ही नहीं सकता, लेकिन लगातार सोशल एक्सेप्टेंस और तारीफ पाने की होड़ में न जाने वो कितनी बड़ी कीमत चुका देता है। काश कि बाहरी स्वीकृति और तारीफ पाने की होड़ से पहले हम अपने आप को सच्चे मन से स्वीकार कर लें। मुखौटा पहनकर पाई गई दोस्ती, प्यार और स्वीकृति आखिरकार खोखली साबित होती है। शिवम की पहली गलती थी माता पिता को बिना बताए एटीएम से पार्टी के लिए पैसे निकालना। उसकी दूसरी गलती थी पैसों के लिए किसी और का काम करना। इतनी गलती की सीढ़ियों ने आखिरकार शिवम को तबाही की मंजिल तक पहुंचा ही दिया। शिवम अरे चलना यार, तेरी ट्रेन कितने बजे की है? क्या करूंगा घर जाके यार, ऑमलेट को क्या मुंह दिखाऊंगा। शिवम यार, इस तरह अकेले यार यहाँ पर क्या करेगा तू? एनीवेज अगर मैं ऐसे ही रहा यहाँ पे तो यार और लेट हो जाऊँगा और मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो आई हैव टू गो। सो सी या, चल टेक केयर। हे मानसी, इधर। ओके बाय। तू यहाँ है? अरे यार वो बस 2 मिनट ब्रेक था। शिवम हाँ ठीक है ना? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। अरे चल ना क्लास चलते हैं, चल। ठीक है, क्लास जाते चल 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 चल। अरे हे ब्रो। सो क्या चल रहा है? सब बढ़िया यार, ऑसम यार। तू बता फाइनल ईयर कैसे चल रहा है? राइट अप डूड। सो हे हाय, यू नो शिवम आई नीड टू गो। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, चल। अरे तन्वी, शिवम चल ना, जाते हैं यार। क्लास के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अगर वापस लेट हुआ तो मेरा की गाली खानी पड़ेगी। चल जाते हैं। हाँ चल। तन्वी, मानसी, थैंक्स मेरे दोस्त।
आई एम गोइंग टू मिस यू अ लॉट। सॉरी यार, तुम दोनों ने मेरी हेल्प करने की बहुत कोशिश की। आई नो, स्पेशली मानसी, माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन प्रॉब्लम्स मुझ में ही थी। मैं ही एक ऐसे लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहा था जो जहाँ बड़ी पार्टीज, महंगे कपड़े और अमीर दोस्त। लाइफ वाज आउट ऑफ कंट्रोल। यस, शिवम, तू ये क्या कर रहा है? अरे वो तू गैम्बलिंग खेल रहा है, राइट? अरे है यार, बस लक ट्राई कर रहा था बस। और प्लस आई एम ऑन अ विनिंग स्ट्रिक। मैं 4 राउंड जीत चुका हूं, तो प्लीज खेलने दे मुझे। पर शिवम, नशे और जुए की लत की वजह से कई लोगों से मैंने उधार ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे धमकी भी मिलने लग गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां से इतने पैसों का इंतजाम करूं। मैं फेल हो चुका था, टूट चुका था। पुराने दोस्त छूट गए थे और नई दोस्त मिल गई थी। शिवम, 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 शिवम उठ। शिवम, ये सब क्या है? तू ये सब क्या कर रहा है यार? अपनी हालत देख। यू नीड हेल्प। मन से तू जा यार प्लीज। जा। क्यों? ताकि तू फिर से कोई स्टुपिडिटी कर सके। शिवम, थॉट कि तू रिस्पॉन्सिबल है। आई ट्रस्टेड यू यार, पर मैं तेरे पेरेंट्स को सब बताने वाली हूँ। डोंट यू डेयर। तूने मम्मा पापा को बताया, मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। यार मम्मा पापा को पता चलेगा ना, टूट जाएंगे वो। प्लीज, कॉलेज से मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज शिवम, तू खुद को देख। ये सब तू गलत सोच रही है। मैंने सुसाइड नहीं किया था यार। या मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अब तक 10 दिन हो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही। 1-2 गोलियां खा रहा हूँ, उसका कुछ असर ही नहीं होता। नींद नहीं आ रही, तो थोड़ा ओवरडोज हो गया। बस सुसाइड नहीं कर रहा था मैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आत्महत्या का यह असफल प्रयास दरअसल मदद की एक पुकार थी। शिवम के आंसू, पछतावे और अपने आप को बदलने के वादों पर उसकी दोस्त का यकीन करना स्वाभाविक था, लेकिन मनोचिकित्सक नजरिए के अनुसार ये चिन्ह थे शिवम के व्यसन के शिकार होने के। जी हां, ये अलग अलग तरीके थे जिनके द्वारा शिवम अपनी आत्मघाती प्रवृत्ति को छिपा रहा था। दुर्भाग्यवश औरों को धोखा देने की फिराक में शिवम अपने आप से ही झूठ बोल रहा था। शिवम भी इमोशनल ब्लैकमेल करने की इस प्रक्रिया का इस्तेमाल बखूबी करना सीख गया था। काश कि मानसी को उस वक्त ज्ञान हो पाता कि वो अपने दोस्त शिवम से नहीं, बल्कि व्यसन के शिकार और आत्मघाती मरीज से बात कर रही है। काश वो उसी वक्त शिवम के माता पिता और कॉलेज के प्रशासन को सचेत कर पाती। यह हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इन सच्चाइयों से अवगत हों, और ऐसी स्थिति में याद रखें, बड़ों को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। बस इतना ही, और कहने के लिए कुछ। सो गाइस, 4th स्टेप, ईट। तो जो आपको अच्छा लगता है खाओ। तो ये आपकी लाइफ की लास्ट ट्रीट है, सुसाइड करने से पहले की लास्ट ट्रीट। जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा।
वेलकम टू माई लाइफ, नो डेथ, वेलकम टू माई डेथ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही स्टाइलिश तरीके सुसाइड के। तो इस वीडियो में जो लाइक के बटन्स आ रहे हैं प्लीज़ उसको प्रेस करना मत भूलना। शिवम, आखिरी स्टेप, एंजॉय द व्यू, एंड उसके बाद जंप, प्लीज फॉर गॉड सेक रुक जा शिवम प्लीज। फ्लाई वन लास्ट टाइम। व्हाट मानसी? तुमने देखा शिवम का लाइव वीडियो, सुसाइड कर रहा है। व्हाट? वेट, लेट मी चेक। सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, फिर उसके बाद जंप, फ्लाई। ओह शिट। हाँ मानसी बेटा बोलो। आंटी वो शिवम। राधा, राधा, क्या हुआ राधा? सब ठीक तो है ना? राधा बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ राधा? क्या हुआ? क्या हुआ? राधा, राधा। हेलो, होटल रॉयल। हेलो, आपके होटल में एक गेस्ट है शिवम सिन्हा नाम से। ही इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। देखिए, यहाँ पे कोई शिवम नहीं है। अगर ये प्रैंक है तो अभी बता दीजिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम डैम श्योर कि वो आप ही के होटल में है। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज के नाम से रूम चेक कीजिए। ओके। यहाँ पे 2 क्षितिज है सर। फुल नेम प्लीज। वो नहीं पता मुझे। लेट नाइट जिसने चेक इन किया था वही वाला, और बहुत ही महंगा रूम लिया है उसने, कोई स्वीट रूम शायद। दरवाजा खोलिए सर। क्या हुआ सुनील? दरवाजा नहीं खुल रहा है। सर ओपन द डोर प्लीज। रुक जाइए सर, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? He's not opening the door. Excuse me sir. करो। Yeah, I'll just open it to the master. Open it. सर प्लीज दरवाजा खोलिए। सर, सर ओपन द डोर सर। ऐसा मत कीजिए सर। सर ओपन द डोर। सर काम डाउन, रिलैक्स। सर यू कैन नॉट डू दिस। कुछ करिए। सिक्योरिटी वो डोर नहीं खोल रहे। डोर तोड़ सर। Just break the door. कृपया शिवम की गलती का अनुकरण कभी ना करें। आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जो ना सिर्फ पीड़ित को बल्कि उसके करीबियों को भी तबाह कर देता है। शिवम ने जो किया उसमें ना तो कोई प्रसिद्धि थी और ना ही उसकी समस्याओं का हल। आत्महत्या करने वाला सदा के लिए अपने करीबियों को अंधकार में धकेल देता है, जहां उसके अपने सवाल करने के लिए और अपने आप को दोषी ठहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या होता अगर वो ये कहते? क्या होता अगर वो ये करते? क्या वो इस हादसे को रोक सकते थे? इन्हीं सवालों के घेरे में घुट घुट कर वो रोज अपनी जिंदगी जीते हैं। शिवम के दिल की धड़कनें रुकने से कई जिंदगियां थम गई। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या थी, जो उन चिट्ठियों में लिखा था या फिर कुछ और।
आइए सर, हमने आपको फ़ोन करके बुलाया था। दिस वे प्लीज़, प्लीज़ आइए। पर चेक करो। अरे तेरे को पता कैसे नहीं चला? ऐसे कैसे? मुझे जानना है। हाँ आज जी 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 प्लीज कीजिए। अब मैं कॉल बैक करता हूँ। हेलो मिसिस सिन्हा से बात हो रही है? हाँ। मैं पीए से सचिन मदार बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस से। आपके बेटे शिवम के बारे में। शिवम चला क्या मेरा शिवम? अरे माँ, माँ क्या? माँ आइए सर, देखिए। सभी कमरे चेक करो। जी सर। एविडेंस बैग लाओ। ग्लास के पीसेस भी दे दो। सर हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लैच लगा था और जब हम अंदर तोड़कर गए तो सर एक पल के लिए तो वो खिड़की से पीछे हट गया, तो हमें लगा शायद नहीं कूदेगा, पर सर जब हम उसकी ओर बढ़े वो ऑलरेडी कूद चुका था। सर उसने फ़ोन उठाकर कहा भी कि वो चेकआउट करने वाला है। वो ज़रा भी डरा हुआ नहीं था। मैंने सोचा कुछ दोस्त मजाक कर रहे होंगे, लेकिन सडनली कुछ ज़ोर से टूटने की आवाज़ आई। देन आई रियलाइज़ कि कुछ गलत हुआ है। सर आपको फ़ोन किसने किया था? सर उसी का कोई दोस्त था। शिवम के लिखे लेटर्स में तुम्हारा नाम है, उसके दोस्त हो? शिवम और मैं लास्ट ईयर तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर वो फेल हो गया और धीरे धीरे हमारी दोस्ती के बीच में गैप आ गया। बट सर मानसी उसी की क्लास में है एंड दे बोथ आर रियली क्लोज टू ईच अदर। उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये सब किया, उसके पेरेंट्स को पता था? इम्पैक्ट से पहले ही हार्ट बीट्स बंद हो चुके थे, यानी जमीन पर गिरने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। प्राइमरी इम्पैक्ट होते ही रिब केज पूरी तरह डैमेज हो चुका था। उन्हीं टूटी हुई हड्डियों की वजह से बॉडी के बाकी पार्ट्स भी पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, सब कुछ। आखिर क्या रह गया शिवम का? एक निर्जीव शव, नष्ट हुए अंग, हड्डियों के टुकड़े, चेहरे की वो हालत जो देखी ना जा सके, जीते जागते सपने और आकांक्षाएं जो अब निर्जीव होकर लुप्त हो चुकी थी। कहां है इसमें पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि? कहां है इसमें आकर्षण, ठाट बाट? आत्महत्या कोई हल नहीं है, बल्कि ये एक समस्या है जो सब कुछ तबाह कर देती है। मानसी, शिवम ने जब सुसाइड किया उस समय उसकी दिमागी हालत, आई मीन इमोशनल स्टेट क्या थी? वो काफी परेशान था सर। पहले भी क्या? पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका। 2 बार? जब उसने पहली बार ऐसा किया तो उसने मुझसे कहा कि उससे गलती से हो गया। तू गलत सोच रही है। मैंने सुसाइड नहीं किया था यार, नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा ओवरडोज हो गया, बस सुसाइड नहीं कर रहा था मैं। उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बार? पिछले हफ्ते। शिवम तू ये क्या कर रहा था? शिवम! बस सर तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हेलो आंटी नमस्ते, मैं मानसी, शिवम की फ्रेंड। हाँ बेटा, कैसी हो? आंटी एक्चुअली मुझे आपसे और अंकल से शिवम के बारे में, आंटी आप प्लीज शिवम से बात कीजिए ना। एक्चुअली वो उसके बाद उसके पापा यहाँ दिल्ली उससे मिलने भी आए थे। बेटा ये
जुआ, ड्रग्स वगैरह, क्या कर रहा है तू शिवम? कहाँ ले जा रहा है अपनी लाइफ को? एक बार भी सोचा तूने ये सब करने से पहले कि तेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, संदीप का क्या होगा, तेरी माँ पे क्या गुजरेगी और मुझ पर? इस उम्र में हम कैसे डील कर सकेंगे इन सब से? सोचा तूने ये सब? पापा मैं ठीक हूँ। बच्चे तू पैसे वैसे का टेंशन छोड़ दे। ये जो उधार तूने लिया है ना, वो सब हम लोग चुका देंगे कुछ ना कुछ करके। तू फिलहाल मेरे साथ घर चल बस। पर पापा मेरे एग्जाम्स है ना, और मुझे इस साल ना बहुत अच्छे स्कोर्स लाने हैं पापा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम्स खत्म होते ही ना पहली ट्रेन पकड़ के घर पहुँच जाऊँगा मैं। शिवम के माता पिता, उसके दोस्तों और परिवार वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन बदकिस्मती से सहानुभूति किसी के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती। शिवम की खुदकुशी के पीछे मुख्य कारण था डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान लंबे समय तक नाखुश रहता है, जीवन में उसकी रुचि खत्म होने लगती है, रोजमर्रा के कामकाज और लोगों से उसका मन उचट जाता है, और यह बीमारी किसी भी उम्र के आदमी को हो सकती है। ये बीमारी चेतावनी देकर नहीं आती। अक्सर लोग साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पागल कहलाने का डर होता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पुरानी सोच को त्याग दें। डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसके कई कारण हो सकते हैं। अपने करीबियों को समझें, और अगर वो डिप्रेशन के शिकार हैं तो उनका साथ दें, उन्हें एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट की सहायता उपलब्ध कराएं। एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 2012 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आत्महत्याओं वाला देश बना, 1,35,000 आत्महत्याएं। और आज तो स्थिति इतनी बदतर है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर घंटे में एक विद्यार्थी मानसिक दबाव की वजह से आत्महत्या करता है। शिवम के उदाहरण को फॉलो ना करें, लेकिन उसकी मृत्यु से सबक जरूर लें। अज्ञानता और उदासीनता की गहरी नींद से जागें। अगर इस कहानी को देखकर एक इंसान की भी जान बचती है तो शिवम के माता पिता, उसके दोस्तों को सांत्वना मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।